कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक में आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने किया बड़वाह को लेकर बहुत बड़ा दावा। यहां के जनप्रतिनिधि क्षेत्र पर ध्यान दे तो बड़वाह इंदौर से आगे निकल सकता है। श्री कृष्ण मुरारी मोघे मां नर्मदा में वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट की योजना बड़वाह की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकार में देखकर सचिन बिरला भाजपा में आए। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रसारित कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के शीर्ष पुरुष और निमाड़ क्षेत्र के विकास तथा लोगों के सुख दुख में निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले खरगोन के पूर्व सांसद एवं इंदौर के पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे से। जी हां, श्री कृष्ण मुरारी मोघे का निमाड़ क्षेत्र से लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। खरगोन का सांसद रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य क्षेत्र में किया उसे लोग भूल नहीं पाए हैं। निमाड़ में हर व्यक्ति को उनमें अपने प्रति आत्मीयता नजर आती है। वह ऐसे बिरले नेताओं में हैं जो लोगों की किसी भी समस्या को बताने पर उसका निराकरण खुद फोन करते हैं। लोगों से सीधा जुड़ाव हुई उन्हें लोगों का महानायक बनाता है। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में हमने श्री मोघे से बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों, सचिन बिरला के भाजपा में प्रवेश के बाद राजनीति में बदली परिस्थितियों और खुद की दावेदारी के बारे में सीधी बात की, जिसमें उन्होंने बड़वाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया कि यदि बड़वाह के प्रतिनिधि कोशिश करे तो बड़वाह बहुत जल्दी इंदौर से आगे निकल सकता है। कैसे, आइए सुनते हैं उनसे हुई सीधी बात में। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच पूरे मध्य प्रदेश भाजपा की वो हस्ती है जिन्हें हर व्यक्ति पहचानता है उनके काम से, उनकी विकास गाथा से। जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोन के पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। खरगोन का सांसद रहते हुए उन्होंने विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज भी पूरा खरगोन लोकसभा क्षेत्र आपको विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजता है। हमारे बीच आज कृष्ण मुरारी जी मोघे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत, कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में आने के बाद की परिस्थितियां, आने वाले उपचुनाव को लेकर के कुछ प्रश्न। भाई साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार जीत हुई और कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हार। क्या कारण मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत का? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो आज कांग्रेस की स्थिति देशव्यापी ही खराब है और आप देख रहे हैं कि उनके सेंटर के लीडरशिप से लगा के नीचे तक ये कैसा दुर्भाग्य की बात है खंडवा की। अगर अपन बात करें कि जो कुछ महीनों पहले से अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर रहे थे, प्रयत्न चालू किए थे और ऐन मौके के ऊपर वो चुनाव लड़ने से मना कर गए, इस पर से हम आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस की परिस्थिति क्या थी। दूसरा जहाँ तक सवाल है कि देखिए, हम 2019 के लोकसभा चुनाव से इस चुनाव को नहीं तोल सकते। वो एक देशव्यापी आंदोलन मानता हूं मैं उसको, और लोगों के अंदर ये बात थी कि मोदी जी को वापस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उन्होंने जो काम किए थे, और इसलिए उस समय जितना मतदान हुआ, जिस ढंग से मतदान हुआ, जिस उत्साह के साथ में मतदान हुआ, ये एक उपचुनाव था। लोग जानते थे कि इस सीट को जीतने से या हारने से कोई सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम देखें कि कुल मिला के 19 के इलेक्शन के में और इस इलेक्शन में मतदान के अंदर अंतर आया। इस बार 64% मतदान हुआ, कहाँ वहाँ 77% मतदान हुआ था। तो इस बात का परिचायक है कि इसमें इतनी वो नहीं थी, और इसलिए वो 2,71,000 की जो जीत थी वो अगर 82,000 के ऊपर आ गई है तो उसको कोई पार्टी के ग्राफ से नहीं नापा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 19 का मूवमेंट ही अलग था, उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती। भाई साहब, क्षेत्र के लोग ये भी बोलते हैं कि यदि कृष्ण मुरारी जी मोघे इस लोकसभा के अंदर दावेदार होते तो निश्चित रूप से 3 लाख के ऊपर की जीत होती। इस बारे में आपका क्या कहना है?
नहीं, अब ये तो देखो ऐसा है कि कल्पना है, तो कल्पना कुछ भी की जा सकती है। कल्पना के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना ये ठीक नहीं, मगर ये निश्चित है कि कैंडिडेट जब जनता की पसंद का होता है तो उसका अंतर आता है, और शायद वो अंतर में होता तो आने की संभावना थी। केंद्र सरकार ने अभी 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। 1 साल तक का किसान आंदोलन चला, उसके बाद उन्होंने वापस लिया है। इस वापसी से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि किसान अभी भी उस आंदोलन को वापस लेने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, किसान उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, वो उनकी हठधर्मिता है। और वैसे तो जो कानून तीनों बनाए थे, वो तीनों कानूनों को अगर हम ठीक ढंग से देखते तो तीनों किसानों के हित में थे। पहली बात जो उसकी पहले कानून के अंदर था वो ये था कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर मंडियां बनी थी, और तब किसान के लिए ये बाध्यता थी कि वो अपना माल मंडी के बाहर नहीं बेच सकता था, और मंडी के बाहर उतना ही माल बेच सकता था जितना कि वो सिर के ऊपर ढोके ले जा सकता था। अब अगर उस चीज को समाप्त करके, मंडियां कोई मोदी जी ने समाप्त नहीं की थी, तो केवल ये छूट दी थी कि किसान का माल है वो मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे, प्रदेश में बेचे, प्रदेश से बाहर बेचे, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसको समाप्त करने की बात है। दूसरा जो एक्ट है जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कृषि फॉर्मेशन का, अब आज भी देश के अंदर हो रही है, मगर आज दुर्भाग्य यह है जो किसान के लिए हानिकारक है कि कॉन्ट्रैक्ट किसान किसी के साथ में करता है और सामने वाला अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो किसान के पास में कोई भी कानूनन सुरक्षा का कवच नहीं है। उस विधान के अंदर ये था कि अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसमें प्रावधान थे कि किसान का हर्जा खर्चा और ये सब देने वाली बात थी, तो वास्तव में वो किसान की सुरक्षा के लिए था। मगर ये तीनों कानून आने के बाद जिस ढंग का भ्रम योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया, उसमें से ऐसा लगा कि इस भ्रम को इतने समय के बाद में भी निराकरण ये हो नहीं रहा जनता के मन से। और अगर किसान की और सबकी ये इच्छा थी कि इसको वापस लिया जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के ये बड़प्पन था कि उन्होंने इस आवाज को पहचाना, और प्रयत्न करने के बाद में लगा कि आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा तब देखा जाएगा। तो उन्होंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए और लोगों के मनोभावों को समझते हुए और उनकी राय को महत्व देते हुए अगर ये वापस लिया है, तो मैं मानता हूँ कि ये उनका वास्तव में बड़प्पन है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक जो आंदोलन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अब ये तो शुरुआत से आप देखें कि हठधर्मिता है उनकी, और अब उसका निदान होगा, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हो गए। पहले ही दिन लोगों ने कहा कि राकेश टिकैत जो है वो लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, ये उनके लोग बोलने लगे, और ये मैं समझता हूँ कि आगे चल के चलेगा नहीं, उनको मान्य करना पड़ेगा। और जहाँ तक एक बात उनकी कहना है कि जिस सदन में पारित हुआ है उस सदन से वापस लिया जाए, तो सदन का 29 तारीख से अधिवेशन है, उस समय उसको वापस लेंगे। इन लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी घटना घटित हुई कि बड़वा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला, जिन्होंने बड़वा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अर्जित की थी कांग्रेस के टिकट पर 30,500 वोटों से, लेकिन वे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपका क्या कहना है कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या फिर जो टिकट में लोग लाइन में लगे हुए थे, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का रास्ता बंद हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सचिन जी के आने का सवाल है, वो पानी के अंदर जब जहाज डूबने लगता है तो उसके ऊपर बैठे हुए पक्षी फटाफट उड़ते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति भी यही है कि उसमें व्यक्ति को कोई अपना भविष्य दिखाई नहीं देता, और मैं समझता हूँ कि उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय
दिया। जहाँ तक दूसरी बात है कि जो लोग अभी तक उसकी दावेदारी में थे, ये थे, अब ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। किस समय किसको टिकट होगा, क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसलिए जहाँ तक सवाल है, और मैं समझता हूँ कि वो विधायक थे, आए हैं, उनका स्वागत है, और उसका आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। और इस इलेक्शन में भी हम देखें कि बड़वा की जो लोकसभा के अंदर जीत हुई 21,000 की, उसमें निश्चित रूप से उनके आने का प्रभाव है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी उनके आने के कारण एक जो नेगेटिविटी कांग्रेस की हुई, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक उनके आने के कारण उत्साह का वातावरण हुआ, उसका निश्चित रूप से इस इलेक्शन के अंदर लाभ हुआ है। और बाकी बातें तो राजनीति में सब चलती हैं। लोकसभा चुनाव में जब आप सांसद थे खरगोन लोकसभा के, आपने ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य करवाए। आज भी उस पूरे क्षेत्र के लोग आपको विकास पुरुष की संज्ञा देते आए हैं। इसीलिए बड़वा विधानसभा के खासकर लोग ये मानते आए हैं कि भाई साहब विधायक के रूप में भी बड़वा का प्रतिनिधित्व करें। और आपके लिए हर बार लोगों ने यह मांग की है और हर चुनाव में यह बात उठी है। क्या आने वाला उपचुनाव या आने वाला मुख्य चुनाव में आप भी विधायक पद के दावेदार पुनः रहेंगे? नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ, और जनता क्या चाहती है इसको मैंने नहीं, पार्टी ने समझना है। और इसलिए उसके ऊपर मेरी कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जहाँ तक लोग चाहते हैं वो अपनी जगह बात है, मगर लोग क्या चाहते हैं और उसके ऊपर पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, उनके विचार करने का विषय है। बड़वा के विकास के लिए आप किन किन मुद्दों को महत्वपूर्ण समझते हैं? क्योंकि बड़वा को जिला बनाने की मांग, बेड़िया की जो मंडी है उसको विकसित करने की मांग, ये बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, खासकर जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसमें आप किस प्रकार से इस बड़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास में सहयोग कर पाएंगे या क्या प्रयास होंगे आगे के लिए? देखिए, जहाँ तक निमाड़ बड़वा की बात नहीं करता मैं, पूरे निमाड़ के अंदर प्राकृतिक संसाधन बहुत है। और आपको ध्यान में होगा कि मैं जब सांसद बना तो इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग ये जनता के लिए हो, इस पर सर्वाधिक जोर दिया। इसलिए मैंने लगभग 2000 से ऊपर तालाब बनाए। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी आता है, और 250 से ऊपर स्थान ऐसे थे कि जहाँ पेयजल की समस्या थी। हम जिस बेड़िया में बैठे हैं, यही 7-7, 8-8 दिन में पानी मिलता था। बलवाड़ा में 10-10, 15-15 दिन में पानी मिलता था। भीकन गांव की स्थिति ये थी, बमनाला की स्थिति ये थी। और उस प्राकृतिक संपदा को ठीक से दोहन करके मैंने 250 से ऊपर गांव के अंदर पेयजल समस्या का निराकरण किया। और केवल पेयजल का नहीं, तो उसके कारण जो किसान के लिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिला, उसका परिणाम ये हुआ, मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि यहाँ पे पशुओं को चारा खिलाने के लिए चना और गेहूं का भूसा बाहर से लाया जाता था। और ये पानी की सुविधा होने के बाद में गेहूं के अंदर भी निमाड़ बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र हो गया। आज भूसा लाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। नर्मदा जी इतना बड़ा हमारे पास में संसाधन है, उसका इरिगेशन तो एक ही मामला है। मगर मेरी जो कल्पना थी, तो 1980 में डच कंपनी ने एक सर्वे किया था इसका, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर है कि वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्ट, और वाटर वेस्ट जो ट्रांसपोर्ट है, इसका ढुलाई का व्यय रेलवे के भी ढुलाई से केवल 40% लगता है। और इसलिए उसमें डच कंपनी ने जो सर्वे किया था उसका अध्ययन किया, और बाद में ध्यान में ये आया कि बरगी वगैरह डैम बनने के कारण ओमकारेश्वर के बाद में अगर नर्मदा जी को वो किया जाए तो बड़वा, मतलब ये अपने मोरटक्का के आगे से लगा के और भड़ूस तक वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्ट से इसको जोड़ा जा सकता है। इस प्रस्ताव को मैंने रखा,
और इसमें लोकसभा में बी आर बालू उस समय मिनिस्टर थे। तो केरल के अंदर जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और बजट के अंदर 50 लाख रुपए का उसका टोकन प्रावधान भी कर दिया था जी। मेरा जो भी नेतृत्व बन रहा है या बने, उससे आग्रह है कि उस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, क्योंकि आज शायद निमाड़ के लोगों को भी उसको कल्पना नहीं है कि अगर ये वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होती है और हम बंदरगाह से सीधे जुड़ते हैं, तो केवल मध्य प्रदेश नहीं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों का माल ये इस बंदरगाह के छोटे बंदरगाह के ऊपर उतरेगा और शायद उसके बाद में निमाड़ इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा। ये उसकी स्थिति बनेगी और इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस बात के ऊपर थी। मैंने अपने बाद में बनने वालों से भी वो बात रखी, मगर किसी ने उसमें उतना ध्यान दिया नहीं। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बनने वाले हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस स्कीम को उठाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर अभी बहुत जोर है, क्योंकि वो भी वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट डेवलप करना चाहते हैं और उससे दो फायदे होंगे कि एक तो हमारी माँ नर्मदा ये स्वच्छ होने के साथ साथ उसका पार्ट और ये सब बनेगा, क्योंकि अगर जहाज चलाना है, छोटे जहाज चलेंगे तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट होगा और क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि निमाड़ के लिए नर्मदा भी जीवनदायिनी लाइन है। तो मैं समझता हूँ कि उसका विकास और क्षेत्र का विकास, इस दोनों विकास इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हुए हैं और मैं आगे भी इसके लिए प्रयत्न करता रहूंगा। अंतिम प्रश्न है भाई साहब, बेड़िया से जुड़ा हुआ है। बेड़िया की मिर्च मंडी, अभी आप भी अंदर से पधारे हैं, आपने देखी होगी कि अभी करोड़ों की लागत से मिर्च मंडी का विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मिर्च मंडी पूरी की पूरी बाहर प्रांगण में लगी हुई है। अभी मैंने वहां के व्यापारी संघ के अध्यक्ष से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि न तो मंडी में तोल कांटे की व्यवस्था है अभी तक, ना ही वहां पर इतना क्षेत्रफल है कि वहां पर मंडी को लगाया जा सके, और ना वहां पर कोई कैंटीन या कृषक भवन की व्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडी की जो अव्यवस्थाएं हैं और किसान और व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और आपका क्या कहना है? नहीं, जहां तक मिर्ची मंडी का सवाल है तो आपको भी ध्यान होगा कि मिर्ची मंडियां स्कूल के बगल में लगती थी। मैं उस समय यहाँ सांसद था जी। और परिणाम ये होता था कि जिस दिन हाट का दिन रहता था उस दिन तो 2 दिन स्कूल की छुट्टी करना पड़ती थी, क्योंकि बच्चियां वहाँ बैठ नहीं सकती थी। और इसलिए ये इस मंडी को शिफ्ट करने का अगर प्रस्ताव किसी ने दिया है तो वो मैंने ही उसको उठाया, एक बात। दूसरी बात ये कि उसको उठाने के बाद में फिर बाकी लोगों ने उसमें चिंता की, और आज प्रसन्नता की बात है कि उसके उद्घाटन के अंदर में भी आया था कि एक बड़े स्थान के ऊपर मंडी का निर्माण हुआ है। और बेड़िया, ये निमाड़ इतना बड़ा मिर्ची उत्पादन का क्षेत्र है कि केवल मिर्ची मंडी डेवलप होना चाहिए यहाँ तक नहीं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि बाई प्रोडक्ट भी मिर्ची के यहाँ पे तैयार हों, ताकि उसका लाभ भी यहाँ के किसान और व्यापारी को मिले। उसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। जहाँ तक ये आपने जो समस्याएं बताई हैं कुछ उसकी, इसमें मैं कृषि मंत्री से बात करूँगा और कोशिश रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी काम पूरा हो, इसकी मैं चिंता करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खरगोन के पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी साहब मोघे, जिन्होंने हमसे पूरे क्षेत्र के विकास के लिए और आगे की भावी विकास योजनाओं के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा अब कुछ ही दिनों में नया कार्यक्रम कैसा चाहिए आपको बड़वाह का नया विधायक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके पास आकर आप सभी के विचार जानेंगे और सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे कि बड़वाह विधानसभा की जनता अपने विधायक में ये खूबियां देखना चाहती है। आपके विकास के मुद्दे, समस्याएं आजाद हिंदुस्तान लाइव लगातार सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाता रहेगा। तो देखते रहिए आजाद हिंदुस्तान लाइव।
चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।